तो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एएलपी एग्जाम की रणनीति के बारे में कि इस 1 से 1.5 महीना जो आप लोगों के पास बचा है उसमें आप किस तरीके को फॉलो करके बहुत ही आसानी से 90,000 स्टूडेंट्स के अंदर अपनी जगह बना सकते हो। ये 5696 पोस्ट हैं। 15 भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया, ये तो या 20 टाइम्स जो भी उसका मन करता है। अगर इसे अप्रोक्सीमेटली 6000 पोस्ट मानी जाए तो लगभग 85,000 से 90,000 के आसपास बच्चे लेगा। उन 90,000 में आप लोगों को अगर जगह बनानी है तो इस टाइम पे आप लोगों को कुछ चीजों को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस समय पे भी नहीं बदले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि आप इस रेस से अलग हो जाएंगे। और ऐसी रेस में दौड़ने का कोई फायदा ही नहीं है जिसमें आपको पहले से ही लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है आपका। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप अपने आप को रेस लायक तो बनाओ। पहले आपको दिख रहा है मेरा कॉम्पिटिटर वहां भाग रहा है, मैं भी साथ साथ तो चल सकता हूं कम से कम, तब आप बहुत ही आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। सबसे बड़ा जो काम करना है, ये सारी की सारी चीजें तो मैं फॉलो करवाऊंगा ही। आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपको धूप आ रही है, पसीना लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपका जो मन कर रहा है, आप उन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। आपको रोना धोना कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे कोई भी इंसान हो, आज सुनेगा कल कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप रोना धोना तो छोड़ दीजिए। ये भी छोड़ दीजिए कि भैया मेरे पास तो पंखा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो जॉब करता हूं। ये सारी चीजें आपको एक तरफ हटानी होंगी क्योंकि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि आपके अपने भाई से बता दोगे, चाचा से बता दोगे कि भैया तुम्हारे पास पंखा नहीं है इसलिए तुम नहीं पढ़ पाते हो, रात को मच्छर काटते हैं आप इसलिए नहीं पढ़ पाते हो, इन चीजों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात यही प्रॉमिस कराना चाह रहा हूं कि आप इस चीज का प्रॉमिस करिए कि ये जो 1 से 1.5 महीना है इसे आप जी जान लगा के दिल से तैयारी में लगाएंगे, तभी आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आप लोग सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपने कभी देखा है कि एक जिम में जाते हैं, उस जिम के अंदर जितने रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, जितने लोगों ने रजिस्टर करा रखा है, उसका 10% लोग भी सफलता की श्रेणी में नहीं है। सफलता की श्रेणी का मतलब है आप जाइए जिम के अंदर, उससे पूछे भाई कितने रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, वो बताएगा साहब 1000 रजिस्ट्रेशन है। कितने लोग रोज डेली जिम में आ रहे हैं? 200, 150 लोगों में से बॉडी कितने लोगों की बनी हुई है? 10 लोगों की, 12 लोगों की। तो आप अगर आज तक टिके हुए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं तो आप लोगों को उन 10-15 लोगों में बने रहना है, तभी सिलेक्शन की कैटेगरी में आओगे। यहां भी वही सीन है, जो जिम में है वही यहां है। किसी भी एप्लीकेशन पर चले जाओ, उस एप्लीकेशन पर जितने बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर रखा होगा, पूरे कंटेंट को कौन फॉलो कर रहे हैं? 10%, 20%, 30% स्टूडेंट, बस। बाकी सब मजे के लिए वहां घुस जाते हैं। पता ही नहीं क्यों घुसते हैं वो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो आप लोग, जब आप लोगों को टेस्ट नहीं लगाने, जब आप लोगों को चीजें ही नहीं सुननी। इसलिए मैं आप, या तो वो 4 नाव में पैर रखने की कोशिश करते हैं कि यहां भी कर लूं यहां भी कर लूं, तो उनका कहीं नहीं हो पा रहा है। आप एक जगह रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए, बेहतरीन को चूज करिए और उसी कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि आरआरबी एएलपी की इतनी सारी स्टेजेस हैं। सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, सीबीएटी है। अभी मैं आप लोगों से बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपकी कोई स्टेज 2 भी है या साइको भी है। अभी भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स ले रखे हैं और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। वाह, यहां पे सीबीटी 1 का तेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और तू इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहा है। भाई सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। अगर आपका मन है
कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़नी है, उसे नहीं छोड़ सकते, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस वाला पार्ट पढ़ो, फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ो। अदरवाइज मेरा कहना यह है कि बिल्कुल छोड़ दो, अभी ट्रेड भी मत पढ़ो। चाहे लास्ट का जो महीना, जो पेपर देने के बाद टाइम बचेगा, उसमें आप सिर्फ इतना करो कि जो CBT 2 का कॉमन पार्ट है, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस में साइंस वाला पार्ट है, इसको इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो, क्योंकि ये चीज आपकी CBT 1 में काम आने वाली है। जब आपका CBT 1 हो जाए तो आपको दोबारा से मैथ्स रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका रिवीजन से काम हो जाए। उस समय आप अपनी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले पार्ट को ध्यान दे सको, अपनी ट्रेड वाले पार्ट पर ध्यान दे सको। इस तरीके से तैयारी करोगे तभी आपका कुछ काम होगा। तो ये वाली चीज बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। पार्ट ए को भी भूल जाओ, पार्ट बी को भी भूल जाओ, साई को भी भूल जाओ, इन सब चीजों को भूल जाओ, क्योंकि जब तक आप 90,000 की रेस में ही नहीं दौड़ोगे तो आपका होगा क्या। पहले 90,000 में शामिल होइए, फिर बाकी चीजें करिएगा। पता चल रहा है CBT 2 की तो पूरी तैयारी हो गई, ट्रेड भी पूरी पढ़ ली और CBT 1 निकला ही नहीं। इतना आसान मत समझो। 1 लाख ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उस ग्रुप डी की वैकेंसी में 1 लाख में 70 नंबर पर बच्चों के सिलेक्शंस नहीं हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है और तभी आप लोगों के सिलेक्शंस होंगे। तो क्या करना है, सबसे पहला जो काम है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 5696 आपकी पोस्ट है। इन पोस्ट पे 15 या 20 गुना, जो भी उनका मन करेगा उतने गुना स्टूडेंट उठाएंगे, वो 15 गुना स्टूडेंट उठाएंगे। अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 80 से 90 हजार के बीच में बच्चा उठेगा। तो कहने का मतलब है 80-90 हजार वैकेंसी है, आपको अपनी कैटेगरी में 15 गुना में आना है हर हाल में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, जितना अब तक पढ़ लिया है उस चीज को अपने पास रखिए। अपने नोट्स का रिवीजन टाइम से कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज इस जीके वाले सेक्शन पे ज्यादा मत लिपटिए। अगर करना है तो सिर्फ एक स्पीडी की बुक लेके आइए। इस बुक की मार्किंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सबको प्रोवाइड करवाएंगे। ये ग्रुप डी में भी पूरी तरीके से मार्किंग, देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या आने वाला है, ये सब मार्किंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अपने बच्चों को मैं प्रोवाइड इस बार भी कराऊंगा। इस समय पे आपके पास क्रिस्प कंडीशन में नोट्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, क्योंकि आप इतनी चीजें अगर करने की कोशिश करेंगे, यहां पे देखिए मैंने लिखा है एक चैप्टर से मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। अगर आप इस समय भी 400 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप ये समझिए हो ऐसा सकता है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो एग्जाम से पहले। इसलिए मैं आप लोगों का बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते आपसे यह कहूंगा कि आपके पास जो भी बुक है उस बुक के एग्जाम्पल्स जरूर से जरूर करें। जैसे RS अग्रवाल आपके पास बुक है, हर चैप्टर के उसमें 10, 15, 20 तक एग्जाम्पल होंगे, 30 तक एग्जाम्पल्स होंगे। 30 एग्जाम्पल्स बेहतरीन तरीके से अगर आपने कर रखे हैं या आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, आप हर टाइप का क्वेश्चन करके देख लें। सारे क्वेश्चंस को ना करें, कैलकुलेशन तो कतई ना करें। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं मुझे कोई गोले का आयतन निकलवा रहा है, मान लो उसने दिया कि आप इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, आर की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू ये है, और आप वॉल्यूम बताइए। जब मेरे को पता है कि गोले के आयतन का फॉर्मूला ये होता है, जब मेरे को उसके आयतन का फॉर्मूला पहले से पता है, आर की वैल्यू मुझे दी हुई है, अब ये बताओ जो बच्चा इसकी कैलकुलेशन कर रहा है घर पे बैठ के इस समय पे, वो बेवकूफ नहीं है। आप कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा रहे हो? जब आपको पता है वहां पे ये कैलकुलेशन आएगी ही नहीं एज इट इज, तो इस कैलकुलेशन पे अपना टाइम क्यों गवाना है? जो आप कहेंगे बच्चे हम कैलकुलेशन ना करेंगे तो एग्जाम में हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी? 25-28 साल क्या किया है भाई आपने? 25-28 साल में तेरी कैलकुलेशन ना अगर सुधरी तो इस 1 महीने में तो सुधर ना सकती, ये बात समझ ले। सबसे पहला काम ये करना है, बस क्वेश्चन पढ़ना है। आपको दिख रहा है इनफ डेटा है इसके अंदर, जो फॉर्मूले में रखना है वो वाली चीजें दी हुई है, हो जाएगा सवाल खत्म। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। अगर दे रखा है, आपने क्वेश्चन कर रखा है कि राम और शंकर मिलके इस काम को इतने दिन में करते हैं, राम अकेला इतने दिन में करता है तो श्याम कितने दिन में करेगा? अब यही सवाल ए और बी की फॉर्म में आ जाए, पी और क्यू की फॉर्म में आ जाए, किसी भी तरीके से डेटा चेंज करते, 20-30 घंटे कह रहा था यहाँ, अगली बार 12-15 घंटे कर दे, 30-40 घंटे कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसी कैलकुलेशन आएगी वैसा मैं वहां पर करूंगा। टाइप मेरे को पता है ना कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ABC तीनों मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो सी कितने दिन में करेगा? ये सारे के सारे सवाल जो हैं
एक बार आपको हर टाइप करना है और उसके बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने मन की संतुष्टि के लिए करना है, आप अपने यूथ की बुक उठाइए, यूथ पब्लिकेशन की बुक उठाइए, उस बुक में देखिए टाइप 1। देखिए ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस आपने अपने नोट्स में लिख रखे हैं, नोट्स में कर रखे हैं, वो क्वेश्चन का टाइप आपको पता है और उस क्वेश्चन को आप कर भी लेते हैं। पहला टाइप है ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। अब उसमें पी इतने दिन में, क्यू इतने दिन में, राम इतने दिन में, सीता इतने दिन में, ये सारे कितने भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसे ही निकालते चले जाइए कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अगर कोई नई चीज दिखे तब उस क्वेश्चन को करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अगर बैठेंगे तो 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर को पूरी तरीके से खलास कर देंगे। कैलकुलेशन किसी भी चीज की नहीं करनी है। आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि जब आपके पास इनफ मात्रा में डेटा है, आपको फॉर्मूला याद है और वो वैसे ही हो रहा है। आप देख लीजिए जो आपने फॉर्मूले में रखा है जिस तरीके से होना है, आपके दिमाग ने बता दिया कि भाई इसमें डेटा आर दे रखा है, एच दे रखा है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच लग जाएगा, हो गया। अब देखिए क्या यही लगा रखा है, हाँ ठीक है, काम खत्म हो गया। अब उस क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश कर रहे हो आप घर पे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। कैलकुलेशन हम एग्जाम में ही करेंगे, जो होना है वो होगा एग्जाम में। यहां से आप हर टाइप के क्वेश्चन को देख के निकलिए। ये वाली चीज समझ आ गई। बुक्स एंड नोट्स की तरफ लौट जाइए। अभी भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए। वैसे तो मैं अपने बच्चों को यूट्यूब पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाता हूं, बाकी वो बुक से ही कवर करते हैं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे ही निर्भर रहे तो आपको, आप बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ी चीज खो दी। जो चीज मैं बुक से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकता था वहां 2-2 घंटे में कंप्लीट हो रही थी। समझ रहे हो? इसलिए अपनी बुक्स और अपने नोट्स उठा लो, अभी भी टाइम है, बार बार कह रहा हूं, अपने बुक्स और नोट्स उठा लो। ये नोट्स बहुत ही आसानी से रिवीजन करवा देंगे, ये बुक्स आपको बहुत आसानी से काम चलवा देंगी। अदरवाइज आप अगर यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, चलने दीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है आप उनकी तरफ मत जाइए। मैं बार बार बता रहा हूं, उनका काम सिर्फ इतना है, एप्लीकेशन पे उनके बच्चे कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनको यूट्यूब पे सस्टेन करना है, जिसके चलते उन्होंने प्रैक्टिस सेट की क्लास लगा दी है। आपके मतलब पे जितनी चीजें हैं आप उतना ही करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारी चीजें हैं, आप उन प्रैक्टिस सेट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन प्रैक्टिस सेट पे ना जाइए। सबसे पहला काम, आप अब मान लीजिए वो प्रैक्टिस सेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं कि ये आ सकता है, उनको क्या से पता क्या आ सकता है। आप बस उतना करिए, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि अब कहीं से भी आ जाए मैं कर लूंगा, किसी भी तरीके से घुमा दे मैं कर लूंगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब एक बात बताइए, एक ही कॉन्सेप्ट पे जहां पहले बार एग्जाम दे रहा था 2018 में बच्चा, उसको 250 क्वेश्चन मिल रहे थे, आज 250 की जगह उस चैप्टर से 500 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो जो ये 250 क्वेश्चंस और बड़े हैं, तो ये जब बच्चे ने अटेम्प्ट करे होंगे, मान लीजिए ग्रुप डी में जब हम गए होंगे या हम एएलपी में जब हम गए होंगे, तो हमारे टाइम के 2018 के जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो हमें थोड़ी मिले होंगे, लेकिन हमने भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे ना। तो कहां से करें? कॉन्सेप्ट से करें ना। तो आप पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्वालिटी के 50-60 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपको क्वांटिटी में 500 क्वेश्चन करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आपके 50-60 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हो जाएं, समझ के सारी चीजें, उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बुक्स एंड नोट्स की तरफ लौट जाइए। कॉन्सेप्ट्स करने के बाद अपने प्रीवियस ईयर सिर्फ देखने हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन मिले तब उस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको, और उसकी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सही, जैसे मान लेते हैं कोई कंडीशन दी उसने कि राम इतने दिन में किसी काम को, या राम की उम्र इतनी, इसकी उम्र इतनी, आपने मान ली इक्वेशन बन गई आपकी कि राम की इक्वेशन इस तरीके से होना है क्वेश्चन। अब उसकी कैलकुलेशन क्यों करनी है? हो गया ना, हो जाएगा, पता है मुझे ऐसे ही होगा। बुक में देख लो कि ऐसे ही कर रहा है वो, हाँ ठीक है। अब बुक में भी यही दे रखा है कि 13 गुणा x प्लस बाई, ये वाली चीज, ये फिर x प्लस बाई की आप वैल्यू निकाल ले, उसमें आप टाइम लगा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। नो न्यू बुक, आपको इस समय पे कोई नई बुक परचेज नहीं करनी है। अगर आपके पास पहले से इनफ मात्रा में है तब, अगर आपके पास बुक नहीं है तब आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस समय छोटी मात्रा है, छोटी वाली बुक ही खरीदें, ज्यादा मोटी मोटी बुक्स ना खरीदें, क्योंकि आपका कुछ होने वाला नहीं। और ऐसी बुक खरीदें जिसमें कम से कम 2022 के अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हों, ग्रुप डी वाले भी, जिससे कि आपको नया पैटर्न भी पता चल सके। और 2018 एएलपी के क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस करने की चिंता में ना रहें, सिर्फ अपने एएलपी के क्वेश्चंस देखें,
ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चंस देखें, क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी 2018 और एएलपी 2018 का लेवल लगभग सेम ही था, जेई का लेवल भी सेम ही था, तो सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ग्रुप डी के क्वेश्चंस और एएलपी के क्वेश्चंस देख लें, उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। दूसरी चीज, बड़े बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जैसे इतनी बड़ी बड़ी पजल्स हैं, अब आप स्ट्रेस में हो यार ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। जिन्हें आता है वो भी नहीं करते हैं, ये बात समझ लीजिए। मैक्सिमम 90% लड़के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, टॉपर होने के बावजूद भी उन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि बेवकूफियत की, अगर हम उन्हीं क्वेश्चंस पे 3-3 मिनट, 1 मिनट उसे पढ़ने का, फिर 2-3 मिनट उसे सॉल्व करने के, 4 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं हम आगे निकल के। इसलिए पहले पूरा पेपर देखना है हर हाल में, जब आपका टाइम बचेगा तब आके उन पजल्स पे लगना है। इसलिए उन पजल्स की टेंशन मत लो, जिनको आती है वो भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? करेंगे तब जब टाइम बचेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है? वैसे वो इजी ही होती हैं, अगर आप पढ़ेंगे बाद में तो आपको इजीली मिल जाएगा आंसर, लेकिन स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को नहीं करना होता है। टारगेट रखो कम से कम 20 जून तक आपकी सारी की सारी चीजें निपट जानी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एग्जाम की है कि 15 जून के बाद और जुलाई के फर्स्ट हाफ में एग्जाम होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी जुलाई में एग्जाम तो सभी कह रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा, लेकिन 15 जून के बाद भी एग्जाम करवाया जा सकता है। इसलिए आप 15-20 जून तक अपना सिलेबस निपटा लीजिए। एग्जाम ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 दूंगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। मैं पूरी तरीके से गाइड आपको करता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स, अच्छी कमेंट्स आप लोगों की आती हैं, अच्छे शेयर आप लोग इसको करते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी गाइडेंस चालू रहेगी। बाकी हम ग्रुप डी पे भी फोकस करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। टारगेट रखो 20 जून तक का। एग्जाम डेट आफ्टर 15th बता दिया मैंने आपको। जीके जितना हो गया है उतने में ही संतुष्टि रखिए, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यही नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इतना सारा पढ़ के जाओगे उसके बावजूद नहीं फंसेगा, आप इतना सा करके चले जाओगे वो भी फंस जाएगा। इसलिए जितनी स्टैटिक जीके आपको करवाई जा चुकी है आप उसी पे निर्भर रहिए, बहुत है वो, नहीं तो करने के लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं, कोई फायदा नहीं है। जो 65 मार्क्स ये वाले हैं, मैथ्स के 20, जनरल इंटेलिजेंस के 25, जनरल साइंस के 20, इनका सिलेबस निश्चित है यहीं से पूछेगा। तो आपको अगर ज्यादा घुटना है तो आप इन 65 नंबर में जी जान लगाइए। साइंस की, बायो को, मैथ्स को, बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को जितना पढ़ना पड़िए, क्योंकि वहां से फंसने के पूरे चांसेस हैं। जीके में जो 10 नंबर है उनका कुछ नहीं पता है कहां से आएंगे, तो हमसे जितनी स्टैटिक जीके हो सकती है हमने उतनी स्टैटिक जीके कराई। मैंने आपको वीडियो भी दी है एप्लीकेशन पे, जिसमें मैंने आपको बताया अगर करना है तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो छोड़ सकते हो। 10 नंबर है ये, इन 10 नंबर में 7 नंबर तक खींच सकते हो आप, जिसमें 3 से 4 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। पेन टूट गया यार, बड़ी आफत है, देखो पेन टूट गया। अब इस पेन को देखिए, ये टूट गया, हालत खराब हो गई इसकी। ये 5000 का पेन है, ठीक है। अब क्या होगा, चलो चलो छोड़ो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये 65 मार्क्स पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस रहिए। इन 10 मार्क्स पे आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करना है। जितना स्टैटिक जीके कराया वहां से आपके 2-3 मार्क्स का फंस जाएगा, और 2-3 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के करंट अफेयर्स की जो मार्किंग दी जाएगी वहां से फंसेगा। इस तरीके से अगर आप 6 नंबर भी कवर कर लेते हैं 10 में से तो आपके लिए बहुत होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। नेक्स्ट है, मिनिमम 10 फुल टेस्ट एग्जाम से पहले लगा लेने चाहिए। कम से कम आप 10 टेस्ट लगा लीजिएगा फुल टेस्ट एग्जाम से पहले, जो आप अभी से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हर टेस्ट से आपको यह सीखना है कि भैया जो मैंने टेस्ट लगाया है, इस टेस्ट में मेरी क्या कमी थी, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इस क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा समय दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें अगले टेस्ट में अप्लाई करनी है, जिससे कि हर टेस्ट का लेवल इंप्रूव होता चला जाए, आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाए। 10 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और 10 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर करने हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हम अपनी एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड करवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है 10-10 नहीं, ज़्यादा ही कराएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी जैसे प्लेटफॉर्म की बुक आ रही है उससे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अच्छी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस एनसीईआरटी, जरूर से जरूर अपनी उठाएं। जो नोट्स मैंने बनवाए हैं मार्किंग के साथ उसको जरूर से जरूर पढ़ें। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये था हमारा पार्ट 1।
नेक्स्ट पार्ट में और डेप्थ में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर जाइएगा। आपके एक लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम वीडियो बना पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।